गुड आफ्टरनून हिमांशु। बेटा आज आप पहली बार क्लास ले रहे हैं हिमांशु। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा आप लोगों को पता है, आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लास का टाइम है वो 12:30 है, ठीक है। फिर भी आप नहीं आते, आप लेट आते हो, तो ये गलत बात है कि मुझे अपना सिलेबस भी कवर करवाना है टाइमली। तो हम लोगों ने बेटा कल कुछ टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए थे हमने कल, ठीक है। कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो हम आज कवर कर लेंगे, धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। हिमांशु, आर यू इन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एसएसटी? हिमांशु, बेटा आपसे जब पूछा जाता है तो आपको बताना चाहिए, बोलना चाहिए आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। हिमांशु, बेटा देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो C36 पेज नंबर पर था। मतलब कि हमने जो छोड़ा था लास्ट, वो हमने मंत्री परिषद का आकार पढ़ा था। हम आगे सॉरी मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा था कि मंत्री परिषद क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मंत्री परिषद को हमने 3 श्रेणियों में बांटा था। हमने देखा था जो मंत्री परिषद के स्टेप्स हैं वो हमने 3 स्टेप पढ़े थे, ठीक है। उसमें से फर्स्ट था कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड था राज्य मंत्री और थर्ड था उसका उप मंत्री, ठीक है। इसके विपरीत मंत्रिमंडल एक छोटा दल होता है जिसमें कैबिनेट स्तर के वरिष्ठ मंत्री सम्मिलित होते हैं। मतलब कि इसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि मंत्रिमंडल जो होता है वो थोड़ा छोटा स्तर होता है, ठीक है। छोटा दल होता है, स्तर छोटा दल होता है, स्तर नहीं, ठीक है। उसमें क्या होता है, कैबिनेट स्तर आ जाता है, मतलब कि लोकसभा के सदस्य आ जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद का आकार के मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है। संविधान में किए गए 91वें संशोधन, मतलब कि 2003 में 91 जो संशोधन था वो किया गया था। बेटा संशोधन का मीनिंग क्या होता है, संशोधन क्या होता है, मैं आप लोगों को वर्ड आता है उसके साथ साथ समझाती जाती हूँ। तो मैंने आपको बहुत बार ही बताया है संशोधन का मीनिंग क्या होता है। बेटा संशोधन होता है समय के अनुसार परिस्थितियों के आधार पर किसी कानून को या किसी नियम को बदलाव करना, उसमें बदलाव करना, ठीक है। जैसे अपनी बॉडी है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है, मतलब हमारे टॉप बॉडी का टेम्परेचर हो गया या हमारी नीड्स होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे कि सर्दी आ जाती है तो हमें वूलन चाहिए होता है, गर्मी आ जाती है तो हमें समर के कपड़े चाहिए होते हैं, ठीक है। तो परिस्थितियों के हिसाब से अब जो आज से 10 साल का पहले जो फैशन था वो आज हम वियर नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने समय के साथ साथ उन चीजों को चेंज किया। तो ऐसे ही हमारे संविधान में बेटा, जो हमारा संविधान है उसमें भी संशोधन किए जाते हैं। संशोधन का मीनिंग होता है बदलाव करना, ठीक है। संशोधन का मीनिंग है बदलाव करना। तो बदलाव इसलिए ही किए जाते हैं समय के हिसाब से, क्योंकि जो अब आप लोग एक बात बताइए, 1949 में हमारा जो संविधान है बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। 1950 में उसको लागू किया गया था। लेकिन जब उस टाइम वो कानून बनाए गए थे, 1949 में लगाओ, 96 से बनना शुरू हुआ था। तो उस टाइम जो सिचुएशन थी हमारे इंडिया की, उस टाइम जो हमारे इंडिया में जो चल रहा था, क्या वो आज वैसा ही सेम परिस्थितियां हैं हमारे इंडिया में? नहीं है ना बेटा। इसीलिए टाइम से उन सभी को चेंज करना जरूरी है, जिसको बोलते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का आप अर्थ लिखेंगे समय के अनुसार परिस्थितियों के हिसाब से नियमों और कानूनों में बदलाव करना संविधान संशोधन कहलाता है, ठीक है। द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया है। मतलब कि ये है बेटा कि जो हमारा लोकसभा के सदस्य हैं उनकी कुल संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया, मतलब लिमिट कर दिया गया है, ठीक है। सीमित का मीनिंग होता है लिमिटेड। अब आती है मंत्रियों की श्रेणी जो हम पढ़ चुके हैं। क्या? कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको हमने मंत्रिमंडल पढ़ा था, सेकंड हमने पढ़ा था राज्य मंत्री, थर्ड हमने पढ़ा था उप मंत्री। सभी मंत्री एक ही श्रेणी में नहीं होते,
हालांकि एक ही लेवल पर नहीं होते। सामान्यतः मंत्रियों की 3 श्रेणी होती है। एक होती है कैबिनेट स्तर की मंत्री, मतलब कि जो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो। दूसरा होता है राज्य स्तर के, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। ठीक है। कैबिनेट स्तर में मंत्री गृह, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री आदि जैसे प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। बेटा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, जो हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिनको बोलते हैं मंत्रिमंडल, ठीक है, जिनको मैं आपको बार बार बताती जा रही हूँ, तो बेटा ये वो होते हैं जिनको मेन डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं। मतलब कि ये मेन सेंटर में कोई डिसीजन लेते हैं, मेन सेंटर मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, उसके बाद में स्टेट्स में वो डिसीजन भेजा जाता है। ठीक है। अब आप लोगों को मैं हर एक चीज बताती हूँ कि राष्ट्रपति हर एक व्यक्ति को, हर एक मंत्री को उनके डिपार्टमेंट्स को अलॉट करता है। ठीक है, अनाउंस करता है, लेकिन हेल्प किसकी लेता है? प्रधानमंत्री की। ये चीज हम पढ़ते आए हैं ना बेटा कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, वो जो भी करेगा वो हेल्प लेकर करेगा किसी ना किसी की, मतलब किसी ना किसी की, सॉरी, प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो राष्ट्रपति ही करता है बेटा अनाउंसमेंट हर एक उसकी क्या कहते हैं उसको, उनके डिपार्टमेंट्स की, लेकिन प्रधानमंत्री की हेल्प लेके करेगा। ठीक है, तो सबका जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, लोकसभा के सदस्य, वो मेन सेंटर के होते हैं। ठीक है, मेन सेंटर के। उसके बाद राज्यों में भी अपने अपने वही सेम डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन लेवल कम हो गया। मेन सेंटर कैबिनेट मिनिस्टर का काम हो गया ऑल ओवर इंडिया पर करने का। ठीक है, राज्य का हो गया सिर्फ वो अपने राज्य पे ही लागू कर सकता है। केवल कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं। ये चीज आप लोगों को भी पता है, जब कैबिनेट मंत्री है, मंत्रिमंडल के सदस्य है, लोकसभा के सदस्य है, तो वही लोग उस सभा में भाग लेंगे। ऐसा तो है नहीं राज्यसभा के उठ के वो, सॉरी, विधानसभा के उठ के लोकसभा की मीटिंग को ले लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। राज्य स्तर के मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। राज्य स्तर में मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, मतलब कि जो राज्य स्तर की बात आ गई, स्टेट लेवल की बात आ गई, उसमें मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है। उप मंत्री, कनिष्ठ मंत्री, कनिष्ठ मतलब छोटे, ठीक है, कनिष्ठ मंत्री होते हैं, वे वरिष्ठ मंत्रियों के अधीन काम करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। वरिष्ठ मंत्री मतलब बड़े। अब आप इन लोग ये चीज देखेंगे बेटा, पहले आता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, मतलब कि हमारे मंत्रिमंडल। तो वो जो डिसीजन लेंगे, वो जो कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी कुछ भी काम करते हैं, तो उनके अंडर रहते हैं राज्य मंत्री। ठीक है, राज्य के वो रहेंगे, और राज्य मंत्री के अंडर रहते हैं उप मंत्री। ठीक है, समझ आ गई? वो अंडर रह के मतलब कि अधीन रह के काम करते हैं। ठीक है, मेन वही सेम डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन उनके स्तर चेंज कर दिए जाते हैं, लोग चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, वो हमारे मेन सेंटर में हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे राज्य मंत्री आ गए, और उसके बाद हमारे उप मंत्री आ गए। जैसे हमने 3 पढ़े थे स्तर, कौन कौन से? संघ स्तर, फिर पढ़ा था हमने राज्य का स्तर, फिर हमने पढ़ा था संघीय स्तर, वो सॉरी स्थानीय शासन प्रणाली का स्तर। ठीक है, तो जैसे ये 3 स्तर काम करते हैं ना, मेन सेंटर में संघ स्तर आ जाता है, फिर हमारा राज्य का स्तर आ जाता है, फिर हमारा स्थानीय शासन प्रणाली आ जाती है। स्थानीय शासन प्रणाली मतलब लोकल, जो कि छोटे छोटे एरिया जहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहते हैं, या फिर गांव होते हैं, पंचायत वगैरह होती है, वहां तक जहां तक मेन सेंटर की गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती, वहां तक के लिए स्थानीय शासन प्रणाली बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, मंत्री परिषद की शक्तियां एवं कार्य। जैसे अभी हमने राष्ट्रपति का पहले पढ़ा, फिर हमने उपराष्ट्रपति का पढ़ा, फिर हमने प्रधानमंत्री का पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं मंत्री परिषद के कार्य एवं शक्तियां क्या होती है। ठीक है, देखो पहले होता है नीति निर्माण। बेटा नीति का मीनिंग होता है प्लानिंग करना, प्लानिंग, और निर्माण का मतलब आप जानते हैं बनाना। ठीक है, तो नीति निर्माण का मतलब आप लोगों को पता चल गया है, नीति का मतलब प्लानिंग। ठीक है, आप कोई भी काम करते हो, कैसा भी काम करते हो, उस काम के लिए सोच समझ के काम करना होता है, तो वो होता है बेटा, उसके लिए कोई प्लानिंग लिस्ट वगैरह बनानी होती है, वो होती है नीतियां। देखिए, मंत्री परिषद सरकार की अंतरिम एवं बाह्य नीतियों का निर्धारण करती है। बेटा मंत्री परिषद सरकार की आंतरिक, आंतरिक का मतलब अंदर, और बाह्य मतलब बाहर की। ठीक है, तो जो मंत्री परिषद होती है ना, वो सरकार के लिए दोनों तरीके से काम करती है। अंदर मतलब कि मेन उनका जो आप लगा सकते हो जो मेन काम होता है, बाहरी मतलब कि देश के बाहर या राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य तक का। आंतरिक का मतलब आप समझ जाइए अंदर,
वो चाहे एक राज्य हो, चाहे वो हमारे देश के अंदर हो। और बाही का मतलब आप ये चीज लेके चल सकते हैं कि बाही मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक, या फिर एक देश का दूसरे देश तक। सभी महत्वपूर्ण मामलों जैसे रक्षा, आर्थिक सुधार एवं नए राज्यों के गठन आदि का निर्णय लेने में भी इसी का कार्य होता है। मतलब कि बेटा मतलब रक्षा करना, मतलब हमारी जो बॉर्डर्स की बात आती है, ठीक है, एक देश से हमारे इंडिया को किसी और देश से बचाने का काम, ठीक है, उसके लिए कोई डिसीजन लेना, कोई प्लानिंग लेना, या एक राज्य में हालात खराब हो जाती है, कर्फ्यू लग जाता है, ठीक है, जैसे अभी हमारे पंजाब में हुआ था सिस्टम, राम रहीम के टाइम पे जो हिसार पंजाब ये वाली भिवानी वाली जो लाइन थी, इस लाइन में बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए थे हरियाणा के साइड, तो यहाँ पर जो जो डिसीजंस लिए गए थे वो हो गए, ठीक है। उसके लिए मंत्रिपरिषद काम करती है। आर्थिक सुधार मतलब कि डेवलप करने की, मतलब कि लोगों को इकोनॉमिक कंडीशन सही करने की, नए राज्यों के गठन आदि का आदि का निर्णय लेने में भी। नए राज्यों का गठन, बेटा जैसे आप लोगों को पता है अभी हमारा तेलंगाना बना था, ठीक है, तेलंगाना किससे अलग होके बना था? आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था, ठीक है। तो नया राज्य अगर अब कोई भी बनेगा इन फ्यूचर, अगर हमारे राज्य में से कोई भी हमारे देश में कोई भी नया राज्य बनता है, तो भी उसके लिए मंत्रिपरिषद ही उसके लिए फैसले लेगी, नीतियां बनाएगी, या फिर कोई राज्य कम किया जाता है, ठीक है, या किसी मतलब होता है ना राज्यों को एक दूसरे में मिला देना, उसके लिए भी मंत्रिपरिषद ही नीतियां बनाएगी, प्लानिंग करेगी। नेक्स्ट आता है बेटा प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक का मीनिंग होता है शासन का, मतलब कि कानून बनाना, देख रेख करना, प्रशासन का पूरा, ठीक है, शासन करने का काम कानूनी कार्य। देखिए मंत्रिमंडल मूलतः नीति निर्धारण करने का निकाय है। जब इसके द्वारा नीति निर्धारित कर ली जाती है तब संबंधित मंत्रालय उसका कार्यान्वयन करता है। मतलब कि ये होता है बेटा प्रशासनिक, जैसे कि कोई भी कानून चेंज करना हो, कहीं कोई नया कानून बनाना हो, कुछ और डिसीजन लेना हो, तो उसमें मंत्रिपरिषद अपनी सलाह लेगी, अपनी नीतियां बनाएगी, उसके बाद में उनको आगे मंत्रियों तक पहुंचाया जाएगा और उसको मान्य दिया जाएगा, उसको माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मतलब कि उसके बाद में उसको कार्य में लिया जाएगा, कार्यान्वयन किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि पहले वो नीतियां बनाएगी, प्लानिंग करेगी। जैसे आप लोगों के घर में कोई काम होता है, कोई फंक्शन होता है, तो पहले आप लोगों का पूरा लिस्ट बन जाती है कि इस टाइम ये पूजा है, इस टाइम इसमें ये चाहिए, इसके बाद ये वाला फंक्शन है, इसके बाद ये वाला फंक्शन है। तो ऐसे ही बेटा नीति निर्माण का मतलब होता है कि कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग कर लेना, ठीक है, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी कानून बनाने से पहले नीतियां बना लेना, मतलब कि उसकी प्लानिंग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वित्तीय कार्य। वित्तीय का मीनिंग आपको पता है, बजट से अकॉर्डिंग होता है, बजट के लिए वित्त को यूज किया गया है। देखिए सरकार के समस्त व्यय तथा उनके लिए आवश्यक राजस्व जुटाना मंत्रिमंडल का दायित्व है। मतलब कि बेटा सरकार के समस्त व्यय मतलब कि खर्चा कि सरकार के द्वारा, किस पार्टी के द्वारा कहां पर कितना खर्चा किया जा रहा है, कहां पर कितना रुपया लगाया गया है, उसका पूरा ब्यौरा लेना। जैसे आप लोग भी, अगर आप लोगों के घर में शादी होती है तो आप लोग बजट फिक्स करते हो ना, बजट फिक्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने डीजे किया उसका इतना किया, ठीक है, आपने ढोल मंगवाया उसका इतना किया, घोड़ी आई उसका इतना किया, ठीक है, या फिर अगर कोई बर्तन वगैरह बांटते हैं उसका एक किया। तो उसका क्या करते हैं आप लोग, एंड में बेटा पूरी बिल बनाते हैं ना, सूची बना के चलते हैं आप लोग, है ना, कि हमने इतना इसमें लगाया, इतना इसमें लगा, ताकि आपके रुपए का हिसाब रहे कि हमारा एक रुपया इधर से उधर नहीं हुआ। तो ऐसे ही बेटा मंत्रिपरिषद भी करती है कि सरकार के द्वारा कितना रुपया कहाँ लगाया गया है, ठीक है, सरकार के द्वारा, किस पार्टी के द्वारा, या किस डिपार्टमेंट मतलब कि किस विभाग के द्वारा, या वो शिक्षा विभाग हो सकता है, या वो कोई भी विभाग हो सकता है, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग हो सकता है, कि उसने कितना पैसा कहाँ लगाया और कितना वापस कराया, या कितना का हिसाब जो भी है वो एक सूची बना ली जाती है, ठीक है, कि हमने इनको मतलब कि गवर्नमेंट से उसको इतने मिले थे, उसने इतने लगाए और इतने वापस कर दिया। ये वो सारी सिस्टम जैसे अपन अपने घर में बजट बना के चलते हैं। तथा उनके लिए आवश्यक राजस्व जुटाना, मतलब कि एक राजस्व का मतलब होता है बेटा टैक्स, ठीक है। पहले आ गया कि सरकार के लोग या अधिकारी कितना क्या खर्चा कर रहे हैं उसका ब्यौरा बनाना, मतलब सूची बनाना। दूसरा राजस्व इकट्ठा करना, मतलब कि टैक्स, जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं ना, तो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही उसकी लिस्ट बना के आगे भेजी जाती है लोकसभा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा विधायी कार्य।
विधायी का मीनिंग आ गया वही सेम कानूनी कार्य। बार बार आपको मीनिंग बताती रहती हूँ कि विधायी का मीनिंग होता है कानूनी, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। देखिए पहला है, यद्यपि सदन की बैठक बुलाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आप लोगों को पता है कि जो राष्ट्रपति है वो संसद का मेन अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, मतलब मीटिंग बुला सकता है। ये बात हम करते आए थे, है ना। परंतु इस संबंध में पहले संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा की जाती है, मतलब कि इससे पहले राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाए, राष्ट्रपति मीटिंग बुलाए, उससे पहले जो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, मतलब कि जो संसद का कार्य मंत्रालय होता है, कार्य करने वाला मेन जो मंत्रालय होता है, उससे में ये बात रखी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए गए विशेष अभिभाषण को तैयार करने का कार्य भी मंत्रिमंडल ही करता है। अब आप लोग बेटा कई बार देखते होंगे, आप लोग देखना, अगर आप YouTube पे आप एक बार नोट करना कि जो राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, कोई भी हो गए, वो अपनी इच्छा से अपनी स्पीच नहीं बोलते, उनके लिए लिखा जाता है, ठीक है, वो पढ़ के बोलते हैं। समझ आ रही है। तो ऐसे ही बेटा ये जो मंत्रिमंडल होते हैं, जो कार्य करने का मंत्रिमंडल होता है, संसदीय कार्य मंत्रालय होता है, ठीक है, जिसको हमने मंत्री परिषद पढ़ा है बेटा, वही होते हैं जो राष्ट्रपति की भाषण को लिखते हैं कि इनको आज यहां पर ये सब चीजें बोलनी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अध्यादेश जारी करने के विषय में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करती है। अध्यादेश मैंने आप लोगों को बताया था, अध्यादेश का मीनिंग क्या होता है, मैंने बताया था बेटा, जब संसद का स्तर खत्म होने वाला होता है या संसद के किसी भी सदन का स्तर खत्म हो जाता है, मतलब कि उनका टाइम खत्म हो जाता है और वोट चल रहे होते हैं या फिर डिसीजन नहीं लिया जाता, नई सरकार नहीं बनाई जाती, उस टाइम बीच में जो टाइम चलता है ना, तब राष्ट्रपति उसमें अपने राष्ट्रपति के द्वारा कार्य किया जाता है संसद में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अध्यादेश। उस टाइम जो भी डिसीजन राष्ट्रपति लेगा, कब, जब संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन या दोनों सदन का टाइम पीरियड कम खत्म हो जाए या और नई सरकार ना बने, तो उस टाइम बेटा थोड़ा बहुत गैप रहेगा, 1-1.5 महीने का या 15 दिन का आप लगा लीजिए, ठीक है। तो उस टाइम राष्ट्रपति उसका सारे कार्यभार संभालेगा और उस टाइम जो भी डिसीजन राष्ट्रपति लेगा उसको बोला जाएगा अध्यादेश, ठीक है। तो अध्यादेश के टाइम पे बेटा जब राष्ट्रपति काम करेगा, तो राष्ट्रपति अकेला तो काम कर नहीं सकता, आपको पता है, वो सलाह लेके करेगा, किसी की भी सलाह लेके करे। प्रधानमंत्री की ले नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है, वोट चल रहे हैं। राज्यसभा की ले नहीं सकता क्योंकि उसका वो हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है। तो उस टाइम पे जो मंत्रालय होता है ना, मंत्रिमंडल, जिसके हम मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं, उससे सलाह लेकर काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मंत्रिमंडल संविधान में संशोधन भी प्रस्तुत कर सकता है। संशोधन, संविधान में संशोधन भी प्रस्तुत कर सकता है, मतलब बदलाव। जो मंत्रिमंडल है ना, उसके द्वारा भी, मंत्रिमंडल के ग्रुप के द्वारा भी, मंत्रिमंडल का ग्रुप होता क्या है बेटा, संसदीय कार्य का मंत्रालय, मतलब कि जो संसद में कार्य करने वाला जो डिपार्टमेंट होता है ना, उसके मंत्रियों को बोला जाता है मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद, ठीक है। तो वो लोग भी अपना क्या कर सकते हैं बेटा, संविधान में संशोधन कर सकते हैं और उसको प्रस्तुत करना, मतलब कि वो दिखा सकते हैं कि हमारे द्वारा, हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा ये चेंजेस संविधान में किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 95% से अधिक विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। 95% से अधिक, मतलब कि बेटा कोई भी चीज टोटल होती है वो 100% होती है, तो 95% में 95% से अधिक विधेयक जो भी होंगे वो होते हैं बेटा सरकारी विधेयक, मतलब कि गवर्नमेंट के विधेयक होते हैं, जिन्हें मंत्री तैयार करते हैं। नॉर्मल सी बात है, सरकारी विधेयक है, सरकार के विधेयक है, तो उनको मंत्री ही तैयार करेंगे। उन्हें संसद में रख, उन्हें समझाने तथा उनकी रक्षा करने, ठीक है, का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। मतलब कि ये है कि जो विधेयक होते हैं उन पर कार्य करना, विचार विमर्श करना, कुछ बदलाव करना है तो वो करना। सरकारी विधेयक की बात कर रही हूं मैं, वित्तीय विधेयक और साधारण विधेयक की बात नहीं कर रही। साधारण विधेयक ही इन विधेयक में आते हैं। तो बेटा उनका रख रखाव करना, मतलब कि जब तक उनकी मीटिंग चलती है, जब तक उनको फाइनल डिसीजन नहीं मिल जाता,
ठीक है, जब तक उनको लागू नहीं किया कर दिया जाता उस विधेयक को, तब तक उसका रख रखाव मतलब कि उसकी सेफ्टी, जो फाइल्स होती है ना, जैसे मान लीजिए ये एक फाइल है, तो ये फाइल मेरे डिपार्टमेंट की है तो इसको मैं संभाल के रखूंगी, ये मेरी ड्यूटी है। तो ऐसे बेटा विधेयक है, उसमें मंत्रिमंडल होते हैं, वो उनको सेफ रखते हैं जब तक कि उसको फाइनल डिसीजन तक ना पहुंचा दिया जाए। तनु समझ आ गया बेटा? यस मैम। समझ आ गया बेटा? यस मैम। हाँ जी। पिछले कुछ समय में मंत्रिमंडल को शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके कई कारण हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय चलता जाता है बेटा, वैसे वैसे धीरे धीरे बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बदलाव जरूरी होते हैं। और बदलाव बेटा सिर्फ हमारी नॉर्मल लाइफ में ही नहीं होते, बदलाव कानूनों में भी होते हैं, जिसको हम संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, तो हमारी लाइफ चल रही है, हमारी लाइफ के चलते चलते बेटा जब हम अपनी लाइफ में ही चेंजेस ले आते हैं तो उन कानूनों में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब किसी का प्रोग्रेस होता है तो कोई पीछे फिसट जाता है, मतलब चेंज लाइफ में बहुत जरूरी है, चेंजेस हर किसी की लाइफ में आता है, बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही मंत्रिमंडल में भी बहुत ज्यादा चेंज आया, उसकी शक्तियों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। कुछ व्यक्तियों को संगठन देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाओं की गति में अप्रत्याशित तीव्रता भी बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप संघीय कार्यपालिका अथवा मंत्रिमंडल के कार्यों में वृद्धि हो गई है। मतलब कि बेटा ये है कि समय के साथ साथ जो पहले कार्य दिए गए थे मंत्रिमंडल को, उसमें बहुत सारी चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, उसमें वृद्धि की गई है कि उनके डिपार्टमेंट में और भी ज्यादा काम डाले गए हैं, और शक्तियां भी, जिस हिसाब से कार्य बढ़े हैं उस हिसाब से उनकी शक्तियां भी बढ़ती चली गई है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है मंत्रियों का उत्तरदायित्व। मतलब कि मंत्रियों का उत्तरदायित्व क्या है? मंत्री जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी है, संसद के प्रति कैसे उत्तरदायी है, जवाबदेह कैसे है। देखो, संसदीय प्रणाली की सरकार एक अनिवार्य लक्षण है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के दो आयाम अथवा रूप है। मतलब कि जो मंत्रियों का उत्तरदायित्व है, मतलब कि मंत्री जवाबदेह हैं, जो भी काम करेंगे उसका जवाब जनता तक को दिया जाएगा या फिर उसका जवाब संसद को दिया जाएगा। ठीक है, जवाबदेह उत्तरदायी का मतलब ये होता है कि वो जो भी काम करेंगे उसका जवाब वो देंगे आगे। ठीक है, तो वो जवाबदेह हैं बेटा, तो वो अपना जवाब दो तरीके से देंगे। पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब कि वो समूह के रूप में अपना उत्तरदायित्व देंगे। देखो, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सीधी सीधी बात है बेटा, जो मंत्रिपरिषद है मतलब लोकसभा के सदस्य है, तो क्या वो लोकसभा के अध्यक्ष को, मतलब कि जो स्पीकर है उसको अपना हर एक आंसर देंगे कि हम इस काम को ऐसे कर रहे हैं, या लोकसभा के मंत्री, जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनका नेता कौन होता है? जो हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो बेटा वो अगर उनके सदस्य कोई भी काम करेंगे तो वो प्रधानमंत्री को अपना पूरा लेखा जोखा देंगे, अपने अध्यक्ष को पूरा लेखा जोखा देंगे। जैसे कि आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास का जो हेड है वो आपका क्लास इंचार्ज है। ठीक है, तो आप अपनी क्लास में कोई भी नया रूल लेके आते हैं, इनफैक्ट अगर आप अपने बोर्ड को, जो आपका क्लास का बोर्ड होता है उसको डेकोरेट करते हैं, जो नोटिस बोर्ड होता है उसको डेकोरेट करते हैं, तो उससे पहले भी आप परमिशन लेते हैं अपनी क्लास इंचार्ज से कि मैम मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही होता है बेटा, वो हर एक काम के लिए आपने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, उन सब चीज के ब्यौरा आपको अपने मेन हेड को देना होगा, जो कि हमारा लोकसभा की बात आ रही है यहाँ पे। ठीक है, मंत्री लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से नहीं वरन सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ ही तैरते और डूबते हैं, ये चीज आपको पता है। अब एक ग्रुप है, अब आप लोगों की क्लास है, पूरी 8th क्लास है, आप लोगों को पता है। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। बहुत शोर आ रहा है क्लास में, मैं बोलती हूँ चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, नहीं होते। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पूरी क्लास को खड़ा करूंगी, या तो बॉयज को खड़ा करूंगी या फिर मैं पूरी क्लास को खड़ा करूंगी। ठीक है, तो खड़ा करने के बाद में क्या होगा, सामूहिक रूप से मैंने आप लोगों को खड़ा कर दिया, मतलब कि ग्रुप में खड़ा कर दिया, पूरी क्लास को खड़ा कर दिया। तो ऐसे ही बेटा जो फिर आप लोग कब पूरी क्लास मिलकर सॉरी बोलेगी, मैम सॉरी प्लीज, अब अगेन ये नहीं होगा मैम, दोबारा ये नहीं होगा प्लीज, इस टाइम हमें माफ कर दो मैम, प्लीज प्लीज प्लीज, ये वो सारी चीजें। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं बच्चे की जो लोकसभा है पूरा 545 की स्ट्रेंथ का ग्रुप है। ठीक है, कितने हैं, 545 की स्ट्रेंथ का ग्रुप है। तो वो क्या करते हैं बेटा कि वो सारे एक दूसरे के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, वो सारे एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ठीक है, मतलब कि उनको अगर
उनमें कोई एक व्यक्ति गलत काम करता है तो पूरी लोकसभा डूबेगी, एक व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो पूरी लोकसभा की वाह 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 होगी। समझ आ गई, जैसे आप लोगों की क्लास में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आया है लाइन कि मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ ही तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। बात वही है, एक साथ चल रहे हैं मंत्री परिषद हमारी लोकसभा के सदस्य, जैसे आपकी क्लास एक साथ रहती है। एक बच्चे ने गलत काम किया तो पूरी क्लास को झुकना पड़ेगा, पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, और ऐसे ही लोकसभा का है, अगर एक ने गलत काम किया तो पूरी गई, और अगर एक ने सही काम किया तो पूरी की वाह वाह हो जाएगी। जैसे आप लोगों को पता है कि 2-3 बच्चे होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं तो क्या होता है, 8th क्लास बहुत अच्छी है भाई, 8th क्लास बहुत अच्छी। अगर एक भी बच्चे ने गलत काम कर दिया, एक भी बच्चे ने एक दिन भी सिर में दर्द कर दिया टीचर के, तो वो यही बोलेंगे आज तो 8th क्लास ने हंगामा मचा दिया, आज 8th क्लास ने। तो ऐसा ही होता है बेटा कि ग्रुप जब एक जगह आ जाता है तो पूरी क्लास का नाम आता है। ठीक है, ग्रुप मतलब पूरी 8th क्लास। अब आपके आपके क्लास के किसी एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो हम यही बात करेंगे, 8th क्लास का स्टूडेंट है वो। तो ऐसे ही अगर हम एक मंत्री परिषद लोकसभा का सदस्य है वो। समझ आ गई। जब कभी मंत्रिमंडल के द्वारा कोई निर्णय ले लिया जाता है तब प्रत्येक मंत्री को इसके समर्थन के बिना किसी भी संकोच या हिचकिचाहट के खड़े होने का अनिवार्य है। मतलब कि ये है बेटा, जो मंत्रिमंडल है अगर वो कोई भी निर्णय ले लेते हैं तो प्रत्येक मंत्री उसके समर्थक के बिना किसी संकोच अथवा हिचकिचाहट के खड़ा होना अनिवार्य हो सकता है। मतलब कि बेटा मंत्रिमंडल ने कोई भी कैसा भी डिसीजन ले लिया तो हर एक सदस्य को मानना पड़ता है, क्योंकि मेजोरिटी जिसको बोलते हैं ना, एकता से वो डिसीजन लिया जाता है। लोकसभा का विश्वास खो देने पर मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। आप लोगों को ये चीज पता है बेटा, अगर लोकसभा का विश्वास खो दिया, किसी भी एक बच्चे ने खो दिया, ठीक है, तो उस व्यक्ति को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, रस्टिकेट कर दिया। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने बहुत गलत काम किया, तो उसको उसके हाथ में हमने उसका टीसी काट के दे दिया। ठीक है, उसको निकाल दिया। तो ऐसे ही लोकसभा में अगर कोई एक व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको उसका त्याग पत्र दे दिया जाता है, उसको लोकसभा की सीट छोड़नी पड़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत का मीनिंग है पर्सनली। अभी तक हमने पढ़ा सामूहिक मतलब कि ग्रुप में, अब हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत मतलब कि पर्सनली उत्तरदायित्व कैसे होता है एक व्यक्ति। यद्यपि मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, परंतु ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के पद पर बने रहते हैं। मतलब कि ये है बेटा कि लोकसभा पूरे ग्रुप के रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, तो उसमें यह है कि हर एक बंदे की हाँ होनी चाहिए ग्रुप में। ठीक है, मतलब कि पर्सनली हाँ बोलनी चाहिए। जैसे कि अब ये है बेटा कि आप लोगों का ग्रुप है पूरा 15-20 लोगों का, अगर आप लोगों ने सबने हाँ बोल दी कि हाँ हम इस डिसीजन को मानते हैं, हाँ हम इस डिसीजन को मानते हैं, तो क्या होगा, आप लोग पर्सनली भी, अगर मैं आपसे एक एक करके भी पूछूं ना, हाँ जी आप एग्री है, बोला हाँ जी हम एग्री है, मतलब कि आप पर्सनली भी उस चीज के लिए एग्री हो, तभी तो आपका ग्रुप बना, तभी तो आपकी मेजोरिटी बनी है, तभी एकता बनी है ना, क्योंकि आप पर्सनली उस चीज को मान रहे हो। इसका अर्थ यह है कि मंत्री अपनी अवांछनीय गतिविधियों को कार्यकलापों के कारण राष्ट्रपति द्वारा अपने पद से भी हटाया जा सकता है। मतलब कि ये है बेटा कि आप ये चीज देख सकते हो कि हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है पर्सनली। ठीक है, और राष्ट्रपति भी पर्सनली मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी है कि मंत्री अपनी अवांछनीय गतिविधियों एवं कार्यकलापों के कारण राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया भी जा सकता है। सीधी सीधी बात है, जब एक व्यक्ति पर्सनली उत्तरदायित्व है, वो पर्सनली राष्ट्रपति को अपने डिसीजन बता सकता है, एक एक करके बोल सकता है, अपनी बातों को कह सकता है, तो राष्ट्रपति उनको हटा भी सकता है उनके पद से। ठीक है, तथापि ऐसे मामलों में भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही निर्णय लेता है। मतलब कि यही चीज आ गई कि राष्ट्रपति होता है, आप लोगों को पता है, वो एक तरीके का नाम मात्र का व्यक्ति है, उसको सारे डिसीजन परामर्श मतलब सलाह लेके करने होते हैं, तो वो प्रधानमंत्री से सलाह लेता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, बाकी का चैप्टर हम कल करेंगे। ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग अपना जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा, एक्सरसाइज में जो फिलअप हो गए,
राइट रॉन्ग हो गए और टिक द करेक्ट है, इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। बाकी का चैप्टर हम कल रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।